arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। राष्ट्रीय आंदोलन एवं प्रथम विश्व युद्ध भाग 1। होम रूल लीग की स्थापना। 6 वर्ष के कारावास के पश्चात जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बर्मा के मांडले जेल से बाहर आए तो देश में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चारों ओर स्वशासन की मांग प्रबल होने लगी। अतः लोकमान्य तिलक ने 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। दूसरी ओर श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने मिलकर मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिलाना था। युद्ध काल में सरकार ने जो दमनात्मक नीति अपनाई थी उससे सामान्य जनता में भारी असंतोष था। लोगों से युद्ध के लिए जबरदस्ती चंदा वसूल किया जाता था। चीजों के भाव आसमान छू रहे थे। व्यापारी वर्ग मुनाफाखोरी में लगा हुआ था। गरीब जनता की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। इन परिस्थितियों में होम रूल आंदोलन ने देश में नए रक्त का संचार किया। तिलक और एनी बेसेंट के पत्र जनता में नया जोश फूंकने लगे। होम रूल लीग। भारत एक राष्ट्र के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से अपने न्याय के अधिकार की मांग करता है। भारत इसको युद्ध के पूर्व मांगता है, युद्ध के बीच मांगता है और युद्ध के बाद मांगेगा, परंतु वो इस न्याय को एक पुरस्कार के रूप में नहीं वरन एक अधिकार के रूप में मांगता है। ऐसा कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने। दूसरा, आंदोलन का स्वरूप। होम रूल लीग की स्थापना के एक ही वर्ष में ये आंदोलन चारों ओर फैल गया। लोकमान्य तिलक ने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल के लिए आंदोलन में पूरा सहयोग दिया और ये दोनों नेता होम रूल आंदोलन को सफल बनाने के लिए संगठित रूप से कार्य करने लगे। दोनों नेताओं ने पूरे भारत का दौरा किया और अपने भाषणों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल की मांग पर जोर दिया। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए कहा कि ये लीग संवैधानिक उपायों के द्वारा स्वशासन प्राप्ति के लिए भारतवासियों को संगठित करना चाहती है। इसी समय एनी बेसेंट के प्रयास से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे अति उदारवादी नेता भी इस आंदोलन में उग्रवादियों के साथ सम्मिलित हो गए। इस प्रकार ये आंदोलन शक्तिशाली बन गया। आंदोलन के दौरान इन नेताओं के दौरे कितने प्रभावशाली थे कि पुलिस ने अपनी रिपोर्टों में लिखा, होम रूल आंदोलन के नेताओं की प्रचार यात्राएं विजय यात्राओं से कम नहीं है। यद्यपि ये आंदोलन पूर्णतया संवैधानिक और शांतिपूर्ण था तो भी सरकार को इससे घबराहट होने लगी। अतः सरकारी दमन चक्र तेज हो गया। विद्यार्थियों पर इस आंदोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए गए। तिलक और एनी बेसेंट के पत्रों की जमानतें जब्त हो गईं। परंतु इससे भी आंदोलन का ज्वार शांत न हुआ तो शासन ने श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमती एनी बेसेंट की गिरफ्तारी ने वातावरण को बहुत ही अधिक अशांत कर दिया। आंदोलन के प्रभाव के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक मेरी कहानी में लिखा है, देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गई थी और हम नवयुवक एक अजीब उत्साह तथा स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। तिलक के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा उनके मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र भी प्रतिबंधित कर दिए गए। इसके उपरांत भी स्वराज्य की भावना दावाग्नि की भांति फैलती जा रही थी, जो होम रूल आंदोलन की जबरदस्त सफलता थी। तीसरा, होम रूल आंदोलन का महत्व। होम रूल आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में उल्लेखनीय योगदान है। इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों का प्रभाव जाता रहा और तिलक का प्रभाव बढ़ गया। तिलक के देश प्रेम, निडरता और उत्साह ने जनता को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने आप को जनसाधारण के स्तर पर लाकर इसे जन आंदोलन बना दिया। वास्तव में तिलक ने एक ऐसे जन आंदोलन का श्री गणेश किया जिसने आगे आने वाले दिनों में लोगों को आंदोलन के लिए तैयार किया। होम रूल आंदोलन के फलस्वरूप भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नवीन युग का शुभारंभ हुआ।
इसने जनता के सम्मुख स्वराज्य की योजना को प्रस्तुत किया तथा इस बात पर बल दिया कि यदि कांग्रेस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसका नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए जो अपना सारा समय और शक्ति देश सेवा में लगाने के लिए तैयार हों। इस प्रकार राजनीतिक नेतृत्व की एक नवीन धारा का जन्म हुआ और सार्वजनिक जीवन का एक नया मापदंड पैदा हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव अनेक विदेशी राजनीतिज्ञों पर भी पड़ा। अमेरिका और यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी कुछ राजनीतिज्ञों को होम रूल दिए जाने का समर्थन किया। असहयोग आंदोलन। भारतीयों को युद्ध समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों द्वारा स्वराज्य प्रदान करने का आश्वासन दिया गया, किंतु स्वराज्य की जगह दमन करने वाले कानून दिए गए तो उनके असंतोष का ज्वालामुखी फूटने लगा। ऐसी स्थिति में गांधी जी के विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। वे एक सामान्य उदारवादी से कठोर उग्रवादी हो गए। भारतीय जनता को असहयोग आंदोलन के पक्ष में लाने और इसके सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए भाषणों तथा यंग इंडिया नामक पत्रिका में अपने लेखों द्वारा प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया। असहयोग आंदोलन के कारण। पहला, युद्धोत्तर भारत में असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने यह युद्ध स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा था। ब्रिटिश विजय में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत ने लगभग 10 लाख सपूत रण क्षेत्र में भेजे थे, जिन्होंने विश्व के अनेक क्षेत्रों में शौर्य का परिचय दिया, जिसे स्वयं अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। भारतीयों को विश्वास था कि युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, परंतु भारत को स्वशासन के नाम पर मॉन्टफोर्ट सुधार दिए गए, जिससे देश को संतोष नहीं हुआ। दूसरा, विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया। विश्व युद्ध के कारण यूरोप के 3 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई। इन निरंकुश शासन व्यवस्थाओं की समाप्ति का संसार के राजनीतिक वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया के अनेक प्रदेशों को स्वतंत्र कर दिया। भारतीय जनता की चेतना पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा और वे राष्ट्रीय संघर्ष हेतु सक्रिय होने लगे। तीसरा, मॉन्टफोर्ट सुधारों से असंतोष। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना जनता की स्वराज्य की मांग को संतुष्ट करने की दिशा में सर्वथा निष्फल रही। युद्ध के समय सरकार ने भारत को उत्तरदायी शासन का वादा दिया था, परंतु इस समय योजना में उत्तरदायी शासन तो दूर, सिखों को भी मुसलमानों के समान पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भी इन सुधारों की कटु आलोचना की कि ये अपर्याप्त और निराशाजनक है, तथा अन्य दलों ने भी इसे असंतोषजनक कहा। इससे जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष फैला। चौथा, मूल्य वृद्धि। युद्ध के दौरान भारत सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा, उस पर अत्यधिक कर्ज भार हो गया। परिणाम स्वरूप देश में मुद्रास्फीति हो गई और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे। जनता की आर्थिक दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। अनेक स्थानों पर भुखमरी की नौबत थी। पांचवा, अकाल और प्लेग। 1917 ईस्वी में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल फैल गया। हजारों व्यक्ति अकाल के ग्रास बन गए। सरकार की ओर से जनता का दुख दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे जनता में असंतोष बढ़ता ही गया। उसी प्रकार देश के कई भागों में इन्फ्लुएंजा और प्लेग के प्रकोप हो रहे थे। बहुत से व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार ने इनकी रोकथाम के लिए जो भी प्रयास किए वे अपर्याप्त तथा असंतोषजनक थे। छठवां, रोलेट एक्ट। देश में उठने वाले जन असंतोष से निपटने के लिए 18 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट नामक काला कानून पास किया गया, जिसके अनुसार शासन को किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध घोषित कर बिना दोषी सिद्ध किए जेल में बंद करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार सरकार को पर्याप्त दमनकारी अधिकार मिल गए और भारतीयों की स्वतंत्रता
निरर्थक एवं महत्वहीन हो गई। नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। 7वां जलियांवाला बाग हत्याकांड। सरकार द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस शांतिपूर्ण सभा पर अमानुषिक रूप से गोलियों की वर्षा की गई। लगभग 1000 स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए तथा 2000 व्यक्ति घायल हुए, परंतु इस आतंक के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन का दमन नहीं हो सका। 8वां खिलाफत आंदोलन। प्रथम महायुद्ध में टर्की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। महायुद्ध के पश्चात विजेता राष्ट्रों ने टर्की में खलीफा का पद समाप्त कर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारतीय मुस्लिम टर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे, अतः अंग्रेजों के इस कृत्य से उनमें बहुत रोष फैला। उस रोष को प्रकट करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इससे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की भावना फैल गई। वस्तुतः इस आंदोलन के साथ मुस्लिम जनता पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। ब. असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। इन सभी कारणों ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। कांग्रेस की नीति पर इसका प्रभाव पड़ा। जनता आंदोलन के लिए उतावली थी तथा हिंदुओं और मुसलमानों में सहयोग की पूरी भावना थी। अतः 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में घोषित किया गया कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस एक अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेगी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम इस प्रकार तय किए गए। पहला, सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए तथा जिला व म्युनिसिपल बोर्डों के मनोनीत सदस्य अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दें। दूसरा, सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न लें। तीसरा, सरकारी तथा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए। चौथा, सरकारी अदालतों का बहिष्कार तथा पंचायतों द्वारा मुकदमों का निपटारा किया जाए। पांचवा, नई काउंसिलों के चुनावों का बहिष्कार किया जाए। छठा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और उसका प्रसार किया जाए। सातवां, फौजी, क्लर्की व मजदूरी करने वाले लोग विदेशों में नौकरी के लिए भर्ती न हो। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।